नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेगुलर बेल के ऊपर, यानी कि नियमित जमानत। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि नियमित जमानत की क्या इंपॉर्टेंस है। नियमित जमानत किनको लेनी पड़ती है दोस्तों, और ये क्यों जरूरी है। और दोस्तों, अदालतों का इसके ऊपर क्या रुख रहता है दोस्तों, और ऐसी कौन से केसेस हैं जहां पर नियमित जमानत जल्दी मिलती भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नियमित जमानत है क्या। दोस्तों, नियमित जमानत या रेगुलर बेल हम उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी एफआईआर में नामजद होता है और दोस्तों, और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, पुलिस उसे गिरफ्तार करके सीधा सीधा या तो पुलिस कस्टडी में या फिर माननीय इलाका मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, जब व्यक्ति जेल में होता है दोस्तों, तो उसको जमानत की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो नियमित जमानत जो लगाई जाती है दोस्तों, वो धारा 483 बीएनएसएस के थ्रू लगाई जाती है दोस्तों। पहले ये धारा 439 सीआरपीसी के तहत गिनी जाती थी, जो कि जुलाई 2023 से पहले की बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज ये धारा 483 यानी कि सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के रूप में जानी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, कई बार लोग किसी एफआईआर में गिरफ्तार हो जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें नियमित जमानत लेनी पड़ती है। अब दोस्तों, नियमित जमानत लेने के लिए सबसे पहले जो स्टेप लिए जाते हैं दोस्तों, नियमित जमानत सबसे पहले जिला न्यायालय में अप्लाई की जाती है दोस्तों। दोस्तों, जमानत देने का अधिकार एडिशनल सेशन जज या इससे ऊपर के जजेस की पावर में आता है दोस्तों। दोस्तों, नियमित जमानत के कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहां पर मजिस्ट्रेट भी जमानत दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से जज या इनसे ऊपर के जो जजेस होते हैं उनको अधिकार होता है कि जमानत दें। अब दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है या जुडिशियल कस्टडी में होता है तो उसको जमानत लेनी पड़ती है। अब जमानत के पहले जमानत लेने के लिए सबसे पहले उसे जिला न्यायालय में आवेदन देना होता है दोस्तों। जिला न्यायालय में आवेदन दिया जाता है दोस्तों उनके वकील के द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जो वकालतनामा है प्रॉपर, वो जेल अथॉरिटी के द्वारा साइन करवाकर प्रार्थी से और पूरी तरीके से अटेस्टेड करके दिया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन जो प्रार्थी के वकील हैं वो पूरी तरीके से तैयार करते हैं, पूरी तरीके से उसमें जो फैक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं। एफआईआर कौन से सेक्शंस के तहत हुई है, किस धारा के तहत एफआईआर हुई है, उसके लिए बेल क्यों चाहिए, इस तरीके के ग्राउंड जो है वकील साहब मेंशन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जब बेल एप्लीकेशन माननीय जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो दोस्तों, माननीय जिला न्यायालय सबसे पहले पुलिस रिकॉर्ड मंगवाता है दोस्तों। लोग उस संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस रिकॉर्ड मंगवाता है कि आखिरकार पुलिस ने क्या देखकर और एफआईआर में क्या क्या दर्ज किया है दोस्तों। दोस्तों, रिकॉर्ड को सारा जांच करने के बाद एक आध तारीख के बाद फिर कोर्ट में फिर सरकारी वकील के द्वारा यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा और आपके वकील के द्वारा जमानत पर बहस की जाती है। और उसके बाद यदि कोर्ट को लगता है कि आपके वकील के द्वारा दिए गए कथनों में वजन है या आपको बेल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, दोस्तों इस बात पर कोर्ट फैसला करता है दोस्तों। यदि दोस्तों माननीय कोर्ट को लगता है कि आपको बेल देनी चाहिए तो माननीय कोर्ट बेल दे भी देता है दोस्तों। और दोस्तों, नहीं तो यदि कोर्ट को ना लगे, कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो बेल रिजेक्ट भी कर दी जाती है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये जानने वाली बात है कि आखिरकार कोर्ट ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें जल्दी बेल नहीं देती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करें, जैसे मर्डर केसेस हो गए, पॉक्सो एक्ट के केसेस हो गए, एनडीपीएक्स के कमर्शियल क्वांटिटी के मामले हो गए दोस्तों, और भी ऐसे मामले जिनमें सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो दोस्तों। ऐसे मामलों में अक्सर कर जिला न्यायालय रेगुलर बेल
जल्दी नहीं देते, क्योंकि दोस्तों कई बार मामला संगीन अपराध से जुड़ा होता है, तो दोस्तों न्यायालय को ये लगता है कि अपराधी यानी कि जो अक्यूज्ड है उसको अभी थोड़ी सी कस्टडी काटना जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों यदि जिला न्यायालय से आपकी बेल एप्लीकेशन निरस्त हो जाती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसीजर वही है, वकालतनामा उसी तरीके से साइन करवाकर जेल अथॉरिटी से अटेस्ट करवाकर, क्योंकि प्रार्थी जेल में होता है दोस्तों, प्रार्थी जेल में होता है दोस्तों, फिर उसके बाद माननीय हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। दोस्तों माननीय हाई कोर्ट भी सेम वही प्रोसेस करता है, पहले उस पुलिस स्टेशन को नोटिस इशू किया जाता है, यानी कि राज्य सरकार को नोटिस इशू किया जाता है ताकि माननीय कोर्ट के समक्ष वो पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा रिकॉर्ड पेश कर सके दोस्तों। और दोस्तों यदि माननीय कोर्ट को यह लगता है कि आपको बेल देना चाहिए तो दोस्तों माननीय कोर्ट दे भी देती है। दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है आपके वकील साहब के आर्गुमेंट्स पर, कि आपके वकील साहब ने जो बेल एप्लीकेशन है वो कैसे प्रिपेयर की है, क्या ग्राउंड्स मेंशन किए हैं, और दोस्तों किस तरीके से आपके केस को उन्होंने प्रेजेंट किया है। दोस्तों एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ केस, अच्छी तरीके से किए गए आर्गुमेंट में आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है माननीय कोर्ट के न्यायिक विवेक के ऊपर। यदि माननीय कोर्ट को यह लगेगा कि आपको बेल देनी चाहिए तो माननीय कोर्ट बेल दे देती है दोस्तों, यदि नहीं तो फिर प्रार्थना पत्र आपका निरस्त भी किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलती, लेकिन हाई कोर्ट में आकर माननीय कोर्ट में बेल मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टडी भी हो चुकी होती है और दोस्तों कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भाई अब कस्टडी हो चुकी है, अब बेल दे देनी चाहिए दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, पॉक्सो केसेस के मामले में या मर्डर केसेस के मामले में या रेप केसेस के मामले में बेल देते समय कोर्ट थोड़ा सा कई सारी बातों का ध्यान देती है दोस्तों, तथ्यों को बारीकी से जानकर देखकर फिर ही बेल पर फैसला करती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि परिस्थितियां अनुकूल ना भी हो, कई बार तब भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर माननीय कोर्ट बेल दे सकती है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ माननीय कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब दोस्तों सेम टू सेम यही प्रोसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी रहता है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके से एप्लीकेशन लगाई जाती है, नियमित जमानत की अर्जी लगाई जाती है दोस्तों। वकालतनामा का प्रोसेस भी सेम वही रहता है दोस्तों। बात यहां पर यही रहती है कि आपके वकील साहब ने जो बेल एप्लीकेशन है किस तरीके से प्रिपेयर की है, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस को आर्ग्यूमेंट किया है दोस्तों, और किस तरीके के जजमेंट्स कोर्ट किए हैं, और दोस्तों आपके पक्ष में बेल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तर्क रखे हैं दोस्तों। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके वकील साहब के दिए गए तर्कों से संतुष्ट हो जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि हाँ अब बेल दे देनी चाहिए, तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे गंभीर अपराध होते हैं जैसे रेप, मर्डर, रेप और हत्या के मामले या एनडीपीएस कमर्शियल क्वांटिटी के मामले जो बहुत ज्यादा हो दोस्तों, तो कई बार कोर्ट इनमें थोड़ा सा जल्दी बेल नहीं देती। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि यदि कोई व्यक्ति जेल चला गया तो उसको बेल अप्लाई करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है दोस्तों, बेल लेना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन बेल देना ना देना दोस्तों ये पूरी तरीके से कोर्ट के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है दोस्तों। और ये डिपेंड करता है कि आपके वकील साहब ने केस कैसे तैयार किया है, कैसे प्रिपेयर किया है दोस्तों। यदि आपके मन में रेगुलर बेल को लेकर या नियमित जमानत को लेकर कोई सवाल हो, यदि आपके कोई नजदीकी जेल में बंद है, आप उनके बारे में, उनके केस के बारे में हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और हमारी टीम के द्वारा आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको फिर यह भी बता दिया जाएगा कि हम आपसे कब बात करेंगे और कब आपको हम आपकी समस्या का समाधान दे पाएंगे दोस्तों।
दोस्तों इसी तरीके से कई सारी जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से ये कहूंगा कि बेल लेना, बेल एप्लीकेशन लगाना जेल में बंद व्यक्ति का अधिकार है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।